पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा तो ये कौन सा एनवायरमेंट हुआ? ये हुआ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब लेबर यूनियन आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? क्या कोई विद्रोह तो नहीं है आपका मतलब मैनेजमेंट और लेबर्स का? अगर ऐसा कोई विद्रोह है तो उसका फर्क भी पड़ेगा, यानी कि इंटरनल एनवायरमेंट में आता है। अब भैया जो लोग आईफोन चला रहे हैं ना, वो एप्पल कंपनी के लिए ब्रांड लॉयल है, वफादारी है, वो एप्पल ही चलाएंगे, उनको और कुछ पसंद नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, फोन एप्पल का, लैपटॉप एप्पल का, ईयरपॉड एप्पल के, वॉच एप्पल की, और भी कुछ अगर हो तो सब एप्पल का हो, नहीं तो ना नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो एप्पल का चलाएंगे। मतलब कस्टमर क्या है? ब्रांड लॉयल है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। माय नेम इज हर्ष, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस के वातावरण के बारे में। क्या कह रहा हूं मैं? बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में। भाई आज जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है वातावरण या एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन इंसान के वातावरण के बारे में तो आपने आज तक बहुत जानकारी ले ली होगी। पहाड़, जल, आकाश, है ना, ये सारी चीजें हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन यार ये बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है और किस तरीके से? भाई गर्मी होती है तो हमको इफेक्ट होता है ना, पसीना निकलता है, ठीक है। ठंडी होती है तो बहुत ज्यादा ठंडक लगती है, फिर हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। एनवायरनमेंट जो बाहर का है वो इंसान पे फर्क डालता है। तो क्या वैसे ही जो बिजनेस का वातावरण है या जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, क्या बिजनेस के ऊपर फर्क डालता है? तो इस चैप्टर में हमें यही जानना है कि क्या फर्क डालता है। एक तो इस सवाल का जवाब मिलेगा, दूसरा सवाल का जवाब मिलेगा कि कैसे फर्क डालता है, और तीसरे सवाल का जवाब कि भैया अगर फर्क डालता है और निगेटिव फर्क डालता है, मतलब निगेटिवली इफेक्ट करता है, तो अपने को कैसे बचना है और कैसे उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3। आपका आज शुरू होने वाला है बिजनेस स्टडीज में। ये आपका पहला पार्ट है वीडियो का, एंड फिर आगे के पार्ट्स भी आपको मिलते जाएंगे। सबसे पहले अपन को यह समझना होगा कि भैया ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मैंने आपको बताया इंसान का वातावरण क्या है। भाई हमारा जो पानी का है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे, झील, नदियां, ठीक है, पहाड़, ये सब हमारा एनवायरनमेंट, ये सब हमारा क्या है? वातावरण है। मैंने आपको बताया क्लाइमेट में चेंज होता है, हमको ठंडक लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हमको निगेटिवली इफेक्ट भी करता है, हमारी तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाती है। बेटा कुछ इसी तरीके से एक बिजनेस का भी अपना एक वातावरण या एनवायरनमेंट होता है, और वो एनवायरनमेंट और वातावरण बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालता है। इफेक्ट होते हैं दो तरीके या तो पॉजिटिव और या तो निगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूं तो एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हुआ कि आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, मतलब आपका बिजनेस और ग्रो कर गया, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव इफेक्ट। अगर एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हुआ कि आपके बिजनेस की हालत ही खराब हो गई, तो वो हो गया निगेटिव इफेक्ट। चलिए तो एक बार रीड भी कर लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अगर बहुत तेज ठंडक पड़ रही हो या बर्फबारी हो रही हो या बारिश हो रही हो, क्या आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करना? नहीं है। तो बेटा उसी तरीके से बिजनेस के हाथ में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना नहीं होता है। वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ बच सकते हैं। हम लोग बाहर बारिश हो रही है तो बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। अगर बर्फबारी हो रही है तो बर्फबारी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बर्फबारी से अपने आप को बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या कर सकता है? उस बाहर के वातावरण से जो बार बार बदल रहा है, जो चेंजिंग है, उससे हम लोग बच सकते हैं। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। अच्छा एक बात और बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही हो, ध्यान से सुनना, बहुत तेज अगर बारिश हो रही हो तो हमारे लिए तो नुकसानदायक बात है कि यार बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, ठीक है। हम निकले काम काज करने के लिए, स्कूल जाने के लिए या किसी भी और काम के लिए निकले, बारिश हो रही तो भीग जाएंगे। लेकिन वो इंसान जो सड़क पे खड़े होकर छाता बेच रहा है, अम्ब्रेला बेच रहा है, बेटा उसका फायदा है। बारिश जितनी ज्यादा तेज होगी, जितनी लंबी चलेगी, उसका उतना ही फायदा होगा, क्योंकि वो अम्ब्रेला बेच रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी अगर कोई चेंज आता है तो दोनों मौके लाता है भैया, अपॉर्चुनिटी भी लाता है और थ्रेट भी लाता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कुछ मौके, और थ्रेट मतलब खतरे। अब जब एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होता है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और कुछ खतरे भी आपके साथ एनवायरनमेंट के साथ आते हैं आपके पास। अब आपको देखना है कि आप मौकों को पकड़े और खतरों से बचें, अपने आप को बचाएं। यह होता है प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट। दोज फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स। बेटा किस तरीके से एक कंपनी काम करती है उस पर फर्क डालता है। दूसरी चीज, कंपनी का फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन ऑफ द कंपनी का फंक्शन बिगड़ता है, इफेक्ट
होता है कंपनी के फंक्शन के ऊपर, और कंपनी काम कैसे करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। इन सारे फैक्टर्स का सम इन्फ्लुएंस द कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशन। कहा जा रहा है कि सम ऑफ दीज फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को अगर जोड़ लिया जाए, इन सारे फैक्टर्स को अगर हम जोड़ लें, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को और सिचुएशन को। आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, सिंपल सी बात है भैया, देखो इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अपॉर्चुनिटी भी देगा तो थ्रेट भी देगा। अब आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, थ्रेट से अपने आप को बचाना है, और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यही 4-5 फीचर्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उससे बच सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया क्या कुछ फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। सबसे पहला फीचर जो बिजनेस इन्वायरमेंट का आपको नजर आएगा वो आएगा डायनामिक। भैया बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी मैं इसको एक पॉइंट में बता रहा हूं, फिर आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला फीचर है डायनेमिक नेचर, कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक मतलब वो होता है बेटा जो हमेशा बदलता रहे। क्या होता रहे, जो हमेशा बदलता रहे। जो हमेशा बदलता रहे मतलब एवर चेंजिंग। जो हमेशा बदलता रहे मतलब एवर चेंजिंग, दैट इज डायनेमिक इन नेचर। अब बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी एक जगह टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इन्वायरमेंट में बदलाव आता रहेगा। जैसे आप इंसान के वातावरण की बात करिए, हमेशा बदलता रहता है। कभी बारिश है तो कभी धूप है, कभी ठंडी है तो कभी छांव हो गई, कभी पतझड़ का मौसम आ गया। ठीक है, तो भैया डायनेमिक नेचर का मतलब है कि जो हमेशा बदलता रहे, जो स्थिर ना हो, वो होता है डायनेमिक। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। बेटा कॉम्प्लेक्स मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको समझना बहुत मुश्किल है, और आसान भाषा में अगर कहा जाए, हिंदी में कहा जाए, तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। क्या होता है कॉम्प्लेक्स मतलब, जटिल। ठीक है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो। फिर आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन बेटा वो चीज होती है जिसके बारे में हमको नॉलेज ना हो कि कब क्या होने वाला है। जो अनसर्टेन है भाई, अनसर्टेन सर्टेन का अपोजिट है। सर्टेन मतलब जिसके बारे में हमको पता हो कि होना क्या है, और अनसर्टेन का मतलब है जिसके बारे में हमको पता ही ना हो कि आगे क्या होने वाला है। फिर आता है मल्टीफेसिटेड। मल्टीफेसिटेड का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के कई सारे पहलू हैं, कई सारे चेहरे हैं। ये भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर आता है फार रीचिंग इंपैक्ट। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंपैक्ट होता है ना, वो पूरे देश, पूरी दुनिया पे पड़ता है। कभी कभी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, तेल महंगा हो गया। जो क्रूड ऑयल आता था जिससे आपका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल बनता है, महंगा हो गया। क्या कर सकते हैं भाई, रशिया यूक्रेन लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे लिए तेल महंगा हो रहा है, तो मल्टी फार रीचिंग इंपैक्ट होता है। अब लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन, तेल की जो है किल्लत हो रही है, भारत में हो रही है। फिर आते हैं रिलेटिविटी। बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो रिलेटिव इन नेचर होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसा देश वैसा भेस। आज आपकी कोई कंपनी है और अमेरिका में चलती है, मान लीजिए मैकडोनल्ड या डोमिनोज। अब अमेरिका का बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ और है। अमेरिका एक ठंडी जगह है, न्यूयॉर्क एक ठंडी जगह है, या यूनाइटेड किंगडम एक ठंडी जगह है, मतलब वहां पे ठंड ज्यादा होती है। तो वहां पे जो खाना बनता है वो उसी हिसाब से बनता है। जैसे भाई नॉनवेज ज्यादा रहता है, ठीक है, अल्कोहलिज्म ज्यादा है, तो वहां पे प्रोडक्ट वैसे ही बनाए जाते हैं। लेकिन आप जब इधर की देशों में शिफ्ट करते हो, इंडिया जैसी आप कंट्री में आते हो, यहाँ पे वेज भी बनता है, नॉनवेज भी बनता है, मतलब दोनों चीजें हैं। वेज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, तो आपकी कंपनी को यह समझना होगा कि आप किस देश जा रहे हो, किस गली जा रहे हो, और क्या ठिकाना होने वाला है आपका, और उस देश में क्या कुछ प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग है, उस देश के लोगों को क्या पसंद है, आपको यह देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं भैया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला, बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं, आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर है, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है।
इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी सच फोर्सेस, दैट इज व्हाई इट्स नेचर इज ऑफ टोटलिटी। बेटा ऐसे बहुत सारे फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, इसीलिए जो उसका नेचर है वो कैसा है, टोटलिटी, मतलब ये सब सारे फोर्सेस को लेके चलता है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके का अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उनको कहते हैं फोर्सेस, अलग अलग तरीके के फोर्सेस हैं, अलग अलग तरीके के। दो चार एग्जांपल दे भी देता हूं ताकि आप बात को समझ पाए बेहतर तरीके से। सबसे पहला, मान लो आपका फैशन इंडस्ट्री, आप कपड़े बनाते हो, आपके पास अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट की चुनौतियां आएंगी। सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाना, फैशन का बहुत जल्दी बदल जाना। फॉर एन एग्जांपल, आप आज कोई शर्ट बना रहे हो, मान लीजिए प्रिंटेड, अब कल उस प्रिंटेड शर्ट का फैशन खत्म हो गया, आपने तो प्रोड्यूस करके रख दी ना, कोई खरीदने को नहीं राजी है। मान लीजिए आपने अभी बीच में शर्ट का फैशन आया था पोल्का डॉट्स का, छोटी छोटी डॉट्स बनी होती थी शर्ट पे, फैशन खत्म हो गया। फिर प्रिंटेड शर्टों का आया है फ्लोरल पैटर्न, फूल बने हुए हैं, अब लोग गोवा हुआ जाते हैं तो पहनते हैं अपना बीच बीच पे, लेकिन कब तक चलेगा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से फैशन हमेशा चेंज होते रहना, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा चेंज होते रहना, कंज्यूमर का ब्रांड लॉयल ना होना। आज मेरे ब्रांड को कंज्यूमर खरीद रहा है, कल मेरे ब्रांड को नहीं खरीद रहा है, तो मेरे ब्रांड को खतरा हुआ ना। तो ये बात होती है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब आज मेरे ब्रांड के लिए लॉयल है क्योंकि मैं 400 रुपए में शर्ट दे रहा हूं, लेकिन कल मेरा कॉम्पिटिटर भी अगर 400 रुपए में शर्ट दे देगा तो मुझसे शर्ट अगर नहीं खरीदेगा तो इसे कहेंगे ब्रांड लॉयल्टी में प्रॉब्लम, क्यों, मेरे ब्रांड के लिए लॉयल नहीं रहा, वफादार नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, ब्रांड लॉयल्टी कहां देखने को मिलती है, एप्पल में देखने को मिलती है। बेटा जिसको एप्पल का आईफोन का चस्का लग गया ना, वो महंगे से महंगा आईफोन भी खरीदेगा। ठीक, वो एप्पल के लिए क्या है, वो लॉयल है, वफादार है एप्पल कंपनी के लिए, इंतजार कर रहा है अगला बंदा कि कब नया आईफोन लॉन्च होगा। ये ब्रांड लॉयल्टी नहीं तो और क्या है। चलो भाई, अब बात करते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेटा दो तरीके के फोर्स होते हैं। पहला फोर्स वो होता है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल देता है। जैसे मैं कहूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, मारुति भी है, टाटा भी है, ह्यूंडई भी है, किया भी है, किया की गाड़ियां आती है, सोनेट, सेल्टॉस। अब अगर कोई ऐसा फोर्स या कोई ऐसा फैक्टर जो पूरे इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे फर्क डाल दे, इफेक्ट डाल दे, तो वो हो जाएगा जनरल फोर्स। समझ गए बात को। और कोई ऐसा फोर्स जो सिर्फ एक कंपनी पे फर्क डाले, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक फोर्स। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी गाड़ियां बनाती है, मतलब बनाती तो है, उसमें कोई एग्जांपल नहीं है। अब मारुति टायर लगाती है एमआरएफ के, एमआरएफ अब टायर महंगा कर दिया उसने अपना टायर। मारुति ने सोचा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, टायर तो महंगे हो गए, गाड़ी में लगाएं क्या। अब ये जो फोर्स आ गए, ये आ गए स्पेसिफिक, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी को फर्क पड़ रहा है, दैट इज मारुति। बाकी सारी कंपनियां मान लीजिए कि वो सीएट का टायर लगाती हैं, सीएट के टायर लगाने वाले सारे खुश हैं, एमआरएफ का टायर लगाने वाला जो है नाराज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एमआरएफ ने हमने टायर के रेट महंगे कर दिए। तो सिर्फ एक कंपनी में फर्क आया जो कि थी मारुति। मतलब हम कह सकते हैं कि सप्लायर, देखो एग्जांपल दिया ना, अब एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा सप्लायर धोखा दे गया यहां पे, ऐसे ही अगर कस्टमर धोखा दे जाए, ठीक है, ऐसे ही अगर आपके कस्टमर धोखा दे जाए तो वो चीजें भी यहां पे आएंगी। ऐसे ही अगर आपकी कॉम्पिटेटिव फर्म्स आपसे आगे निकल जाए तो भी वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आएंगी। भाई मान लो मारुति और टाटा में लड़ाई चल रही है, मारुति और टाटा कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, मारुति टाटा से आगे निकल गई, फिर टाटा मारुति से आगे निकल गई। अगर ऐसा चल रहा है कॉम्पिटेटिव फर्म्स का, तो सिर्फ मारुति और टाटा पे ही फर्क आएगा और किसी पे फर्क नहीं आएगा, ह्यूंडई पे नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन के अंदर ह्यूंडई है ही नहीं। ठीक है, ऐसे। और इन्वेस्टर्स, मान लो भैया मारुति के इन्वेस्टर्स ने कहा अब हम आपको और पैसा नहीं दे सकते हैं, हाथ जुड़वा लो हमसे, तो भैया इन्वेस्टर के धोखा देने का फर्क किस पे पड़ेगा, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ मारुति पे पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ एक कंपनी में पड़ते हो उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, और ऐसे फोर्सेस जो पूरी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ते हो उन्हें हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। जैसे कि सोशल फोर्स, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे फर्क डालते हो इक्वली। दीज फोर्सेस अफेक्ट्स ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली। स्पेसिफिक में देखें तो दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री, ये सिर्फ एक फर्म पे इफेक्ट डालता है, जबकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल देता है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। बात करते हैं थर्ड फीचर की, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब यह कि भैया सारे के सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए नई पॉलिटिकल पार्टी बनी,
अब जब नई पॉलिटिकल पार्टी बनी तो नई पॉलिटिकल पार्टी ने आके क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या कर दी, चेंज कर दी। नई सरकार बनी हमारे देश में और उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी। अब पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा तो ये कौन सा इन्वायरमेंट हुआ, ये हुआ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदल डाला, हमारी कंपनी को नुकसान हो गया, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब लो भैया, तो कहा जा सकता है कि भैया दोनों को दोनों इन्वायरमेंट क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बच्चों बात कि भैया पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज ले आए, तो पॉलिटिकल पार्टी आ गई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत और इंपोर्ट पॉलिसी आ गई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत। कहा जा सकता है कि दोनों जो है इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लिखा हुआ है आर कोरिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट आई, सरकार आई और उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी। फिर आता है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का बच्चों यहां पे ये मतलब है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है, कभी एक जगह रुकता नहीं है, हमेशा बदलता रहेगा। अब आपको भी अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को अपडेट करना पड़ेगा, हमेशा बदलते रहना पड़ेगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप एक जगह ठहर गए तो आप पीछे छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट आपसे आगे निकल जाएगा। एज इज क्लियर दैट इन्वायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस। भैया जो चेंजेस हैं कंटिन्यू टू टेक प्लेस, ये हमेशा होते रहेंगे। Therefore it is said that business environment is dynamic। इसीलिए कहा जा सकता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, इसीलिए ये कहा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, वो चीज होती है अनसर्टेन। जैसे मैं कहूं कि आपका भैया क्लास 12th का पेपर डेट शीट, ठीक है, डेट तो आ गई क्लास 12th की, पता चल गया होगा आप लोग को, 15 फरवरी से पेपर होगा, ठीक है, 24 अप्रैल तक 55 दिन चलेगा। मैं कहूं कि आपके अकाउंट्स का पेपर कब होगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, सीबीएसई बोर्ड बताएगा ही नहीं आपको, जब स्कीम आएगी तब पता लग जाएगा। तो आप भैया अकाउंट्स का पेपर कब होगा ये आपको पता नहीं है, अकाउंट्स के पेपर की नॉलेज नहीं है आपको कि पेपर कब होगा, तो इसका मतलब कि वो जो इवेंट है अकाउंट्स का पेपर, वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होती है वो चीजें अपने आप क्या हो जाती हैं, अनसर्टेन हो जाती हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं, नथिंग कैन बी सेड, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चीज कब होगी, क्योंकि हमको पता नहीं है, ठीक, बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। और उसका ये भी रीजन है कि वो हमेशा बदलते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। तो आज हम कोई अनुमान लगा भी लें तो फिर बदल जाएगा, फिर कोई अनुमान लगा लें वो फिर बदल जाएगा, समझ गए। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी टेक इनटू कंसीडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोरहैंड। अब सर बचें कैसे, जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, उससे बचें कैसे, उससे बचाते हैं आपको प्रोफेशनल लोग। और प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं, गेस वर्क करके, कैलकुलेटेड गेस, ठीक है, कैलकुलेटेड गेस। बेटा एक तूफान आ रहा है चेन्नई में, अब आप मान लीजिए आईएएस हैं चेन्नई के उस जिले के, अब आप क्या करेंगे, तूफान को तो रोक नहीं सकते हैं, करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि जहां पे तूफान आ रहा हो जिस गांव में, वहां के लोगों का घर जो है खाली करा लेंगे, ताकि तूफान आए तो किसी की जान पे नुकसान ना आए। तूफान को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी। बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक। अब एक बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट मापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कहूं कि भैया कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, टोटल लॉस पूरे भारत का कितना हुआ ये तो बता सकते हैं, डाटा होगा कहीं ना कहीं कि हाँ भैया 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ लॉकडाउन के चलते, ठीक है। उस समय न्यूज में ऐसे डाटा आ भी रहे थे। लेकिन मैं कहूं कि पर्टिकुलर एक छोटी सी दुकान पे कितना इफेक्ट हुआ बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भैया इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी वजह से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक बिजनेस के लिए उनको फेस करना, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता है बच्चों आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसा देश वैसा भेष। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस, वो रिलेटेड होते हैं लोकल कंडीशन से। भाई जिस देश गए वहां की लोकल कंडीशन देखी और उनके हिसाब से काम किया। जैसा मैंने आपको बताया कि डोमिनोज का पिज्जा, डोमिनोज का एग्जांपल ले लेते हैं, डोमिनोज का पिज्जा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आप आज खाते हैं, जिससे पनीर पड़ा होता है, चीज पड़ा होता है, ऐसा नहीं था हमेशा से, ठीक है। जब इंडिया आए
डोमिनोज ने देखा, अरे यार यहाँ के लोग तो यार बड़ा मिर्च मसाला खाते हैं, चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दो, ऑरिगेनो डाल दो, चीज भर एकदम भर दो, पनीर लगा दो, भुट्टा लगा दो, ठीक है, और स्वीट कॉर्न जिसे आप लोग कहते हैं, भुट्टा लगा दो, टमाटर प्याज डाल दो, और फिर देखो ये लोग खाएंगे मजे से। ऐसा ही हुआ, लोगों ने खाना शुरू किया, लोगों को पसंद आई चीज। आप बाहर जाएंगे, पिज्जा क्योंकि एक इटालियन डिश है, आप इटली में जाएंगे शायद आपको ऐसा पिज्जा नहीं मिलेगा। आप कहोगे मुझे मार्गरीटा चीज पिज्जा दे दो, नहीं देगा वो। या आप कहोगे मेरे को पनीर पिज्जा दे दो, नहीं देगा। या आप कहोगे मुझे टमाटर का पिज्जा दे दो, नहीं देगा। जैसे आता है ना अनियन एंड टोमेटो पिज्जा, वो नहीं देगा। समझ गए? तो अब ऐसी बात करते हैं रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी में यही कहा जा रहा है कि भैया जैसी कंट्री डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, बिजनेस एनवायरमेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है, और एक कंट्री में भी अलग अलग हो जाता है। भैया जम्मू कश्मीर के लोग कुछ और खाएंगे, है तो भारत के ही, तो हो सकता है चेन्नई के लोग वो ना खाएं। चेन्नई के लोग डोसा उत्पम खाएंगे, हो सकता है आपको ना पसंद आए। तो सी फूड नॉर्थ के लोग नहीं खाते, लेकिन हो सकता है भैया आप गोवा चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, तो वहां पे लोग सी फूड आपको खाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ के लोग नहीं खाएंगे। अब नॉर्थ के लोग क्या खाते हैं? वो खाते हैं चिकन हांडी, पनीर हांडी, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला। हो सकता है कि साउथ का बंदा ना खाए। अब अगर आपका रेस्टोरेंट का स्टोर है तो आपको देख समझ के प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मैं क्या ऑफर दे रहा हूं। तो भैया इससे ये पता लगा कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, आपस में रिलेटिविटी है, इंटर रिलेटेडनेस है, और कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बड़ा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना। बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस की, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस की। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो आपके लिए दो चीजें लेके आता है। एक अपॉर्चुनिटी, एक क्या लेके आता है? एक तो लेके आता है भाई साहब अपॉर्चुनिटी, और एक आपके लिए लेके आता है थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब होते हैं मौके, और थ्रेट मतलब होता है खतरा, ठीक है। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यहां पे ये मतलब है, आपको खतरों को तो देखना नहीं है, अभी यहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है। आपको लगा कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है कि मैं इसका फायदा उठा सकता हूं, इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास पकड़ के ला सकता हूं और प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो फिर भैया बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा? बढ़िया साबित होगा। आपको करना क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, मतलब सबसे पहले जाके मार्केट को तुरंत क्या करना है? ग्रैब करना है। एग्जांपल के तौर पे मारुति सुजुकी ने, आप याद करिएगा 1980s में, अब उस समय तो भाई जो हमारे बच्चे हैं कॉमर्स अड्डा के वो तो पैदा हुए नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन आप पूछेगा अपने घर में जो बड़े लोग हों, उस समय बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, जैसे एम्बेसडर वगैरह, और नेता लोग वही लेके चला करते थे। तो मारुति सुजुकी ने सोचा, मारुति अलग इंडिया की कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी, दोनों ने हाथ मिलाया, जॉइंट वेंचर किया। अब सोचा यार क्या गाड़ी बनाए, क्या गाड़ी बनाए, यहाँ के लोगों के पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब ज्यादातर जनता, तो कोई ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो छोटी हो, जिसका माइलेज अच्छा हो, जो लो मेंटेनेंस हो, बढ़िया चले, एसी लगा देते हैं, एक रेडियो लगा देते हैं, बजेगी भी, अपना गाड़ी आदमी खरीद लेगा। तो भैया उसी के चलते दो तीन गाड़ियां लॉन्च की गई, मारुति 800, ऑल्टो, वैगनआर, वैगनआर के बाद फिर और लग्जरियस गाड़ी में आप चले जाओगे तो स्विफ्ट डिजायर। इससे क्या हुआ? मारुति सुजुकी स्मॉल कार सेगमेंट का क्या बन गया? लीडर बन गया। क्या बन गया? लीडर बन गया मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी से अच्छी स्मॉल गाड़ियां कोई नहीं बनाता था उस समय पे, ठीक है। तो ये वाली बात आती है, मारुति सुजुकी इंडिया बिकेम द लीडर ऑफ द स्मॉल कार सेगमेंट, क्योंकि इन्होंने पहली बार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। इनको पता चल गया कि लो मेंटेनेंस हाई माइलेज की गाड़ी का जरूरत है, जो स्मॉल फैमिली कार्स होंगी, जिनमें पूरी फैमिली आराम से बैठ के चल सके, क्योंकि भैया इंडिया में पेट्रोलियम के रेट भी बढ़ रहे थे। तो गाड़ी सस्ती रखो, बढ़िया रखो, मजबूत रखो, और बाकी की कहानी आपको पता ही है। आपको आज भी सड़कों पे मारुति 800, जो आपको डिब्बी जैसी गाड़ी, लोग कहते हैं भैया डिब्बिया लेके चल रहे हो, आपको ऑल्टो दिख जाएगी, एंड आपको वैगनआर ओला उबर में आज भी दिख जाएंगी, और लोगों के घरों में भी दिख जाएंगी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि ओला उबर में ही चल रही है, मतलब वो भैया मारुति सुजुकी क्या हो गया? लीडर हो गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ठीक। अब अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये कि एक्सटर्नल चेंज हुए, लेकिन कौन से? पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंज हुआ, और आपने उन ट्रेंड्स को समझा, पकड़ा, और आपका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो गया? बिजनेस इंटरप्राइज क्या हो गया? आपका इंप्रूव हो गया, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को समझ लिया था और पहला एक्शन ले लिया। एग्जांपल के तौर पे ओला ने, अब आप कहोगे सर ओला जो है
ये तो इंडिया की कैब कंपनी है, ओला ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन बेटा आपको बताता हूं, ओला ने कॉपी किया था उबर का। उबर एक इंटरनेशनल कैब कंपनी थी, उबर का आइडिया कॉपी किया ओला ने, एंड इंडिया में बाकी कहानी आप जानते हैं, ओला कितनी धड़ल्ले से चल रही है। तो क्या मैं ओला को नहीं यूज करता हूं? मैं बिल्कुल करता हूं। लेकिन ओला ने समझदारी ये दिखाई कि इंडिया में सबसे पहले कैब कंपनी जो इंडिया की थी वो ओला ने लॉन्च कर दी। कोई और होता तो कोई और राजा होता इस समय। ठीक, नायका आप जानते हो फैशन ब्रांड है, जोमैटो आप जानते हो खाने की डिलीवरी, स्विगी ने जोमैटो की कॉपी की थी। जोमैटो इकलौता ऐसा ब्रांड था जो ऑनलाइन खाना डिलीवर करता था। फिर कोको कोला आप जानते हो, बेवरेजेस की बात की जाए तो कोको कोला इंडिया में बहुत पी जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल ब्रांड है कोको कोला। केलॉग्स आप जानते हो, बहुत सारी चीजें आती है केलॉग्स की। एंड अमेजन आप जानते हो, फ्लिपकार्ट इंडियन है, कॉपी की अमेजन की, अमेजन पूरे दुनिया में था। तो भैया चाहे ग्लोबल लेवल पे बात की जाए चाहे लोकल लेवल पे बात की जाए, ये कुछ एग्जांपल है फर्स्ट मूवर एडवांटेज के। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे रैपिडो। रैपिडो ने सोचा यार गाड़ी में तो सब घुमा रहे हैं, मैं बाइक से घुमाऊंगा। समझ गए? आते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। बेटा अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, खतरे की घंटी। बिजनेस एनवायरनमेंट से खतरे की घंटी भी बजती है। समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे बिखर जाओगे। आपका बिजनेस क्या होगा, ऐसे बिखर जाएगा। ठीक, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस अपने पास रखनी पड़ेगी। आपको एनवायरनमेंट को समझना होगा कि जिस बिजनेस में मैं हूं एक्चुअली में वो बिजनेस कैसा है, उसका मार्केट कैसा है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उसके सप्लायर कैसे हैं, मैं कहां पे अच्छा कर रहा हूं, मेरी क्या कमजोरियां हैं बिजनेस करते समय। समझ रहे हो ना? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप थ्रेट्स को यानी कि खतरों को समय पे भांप सकें और उसी के हिसाब से अपना काम कर सकें। ये खतरे ही वार्निंग सिग्नल की तरह काम करते हैं, खतरे की घंटी की तरह काम करते हैं। बात करते हैं भैया, हाँ अब बताइए, अब बताना है आपको कि ये किस चीज का डायग्राम है। ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है भैया, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको मौके देता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो और रिसोर्सेज को ग्रैब करना शुरू करो, क्योंकि रिसोर्सेज किसी के हाथ में आते नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आप क्या कर लोगे, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लोगे। जैसे बेटा कोविड-19 का लॉकडाउन आया, अब जो मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी थी वो समझ गई कि आगे चल के डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि मास्क और सैनिटाइजर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर से हाथ धुलते रहें। डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है, भारत सरकार ने तो बहुत बाद में बोला कि लॉकडाउन लग गया है, डब्ल्यूएचओ ने पहले ही बोल दिया था। अब अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपकी कंपनी मास्क और सैनिटाइजर बनाती होगी तो आपने रातों रात रिसोर्सेज को लाए होंगे एंड प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया होगा। उससे क्या होगा, आपको फायदा मिला होगा। ठीक है, जो भी कंपनियां मास्क और सैनिटाइजर बनाती थी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट। भैया आपको इनपुट या रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे पानी, लेबर, मशीन, फाइनेंस, मतलब पैसा, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब एक मैनेजर को अपनी पॉलिसीज ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने रिसोर्सेज को लेके आए और ऐसी चीज बनाए जिससे कि सारे उनके कंज्यूमर्स क्या हो जाए, उनके कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड फील करें। ठीक, अब यहां पे आते हैं, एग्जांपल दिया मैंने आपको कोविड-19 का लॉकडाउन। अब कोविड-19 का लॉकडाउन आया तो क्या हुआ, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोविड-19 का लॉकडाउन आया तो लोगों का हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ा, लोग हेल्दी खाने की बात करने लगे, हेल्दी चीजों की बात करने लगे। ठीक है, एंड अवेयरनेस बढ़ी लोगों के अंदर हेल्थ को लेके। वहां पे बात ये हो रही कि भैया आपके बिजनेस के पास अभी भी मौका था, आप होते हुए चेंजेस, मतलब बहती गंगा में हाथ धुल सकते थे। आप जो रैपिड चेंज हो रहा था मार्केट में, आप उसको पकड़ लेते। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिमेन अपडेटेड। अगर आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है तो आपने को बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करना पड़ेगा, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करता है कि आप डील कर पाए सारे चेंजेस के साथ। ठीक, और जो आपको फैसले लेने हैं, वो जो फैसले हैं, डिसीजन मेकिंग शुड बी फास्टर एंड प्रोसीजरल डिले शुड बी एलिमिनेटेड। देखो क्या बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी रातों रात बदलता है। अब आप लग गए पूरा प्रोसीजर समझाने में, ठीक है, कंपनी में प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो टाइम निकल जाएगा भाई हाथ से। आपको तुरंत फैसला लेना पड़ेगा। योर डिसीजन मेकिंग शुड बी फास्ट
एंड प्रोसीजरल डिले, जो आप प्रोसीजर में जो आप प्रोटोकॉल में टाइम लगा देते हो ना, वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए कि मैं उससे अभी बात करूंगा, फिर वो उसको मेल करेगा। खत्म करो बात भाई, तुरंत फैसला लो क्या करना है। 5वां पॉइंट क्या निकल के आता है? गुडविल। बेटा बिजनेस जितना इंपॉर्टेंट है, पैसा जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही बिजनेस की इमेज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते रहते हैं, आपकी कॉर्पोरेट इमेज या रेप्यूटेशन या गुडविल इंप्रूव होती रहती है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, मार्केट में खिल के आएंगे, निखर के आएंगे, तो आपकी गुडविल भी बनेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प मैनेजर्स टू मेक रियलिस्टिक प्लान। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की समझ होगी तो आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे और पॉलिसीज बना पाओगे। करेक्ट बात है, बिल्कुल। इससे क्या होगा? आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा, आपने रियलिस्टिक प्लान बनाए, पॉलिसीज बनाई, उसके बाद आपने क्या किया? अपने गोल्स को अचीव कर लिया। अब गोल्स को अचीव करने के बाद आप क्या कर पाओगे? गोल्स को अचीव करने के बाद आप रेप्यूटेशन अपनी बढ़ा पाओगे, क्योंकि आप बार बार गोल्स को अचीव करोगे, आपकी रेप्यूटेशन क्या होगी जी? बढ़ेगी। बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है, बात करते हैं लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट ही आपको मौका देता है कि आप हर रोज बेहतर बने, हर रोज बेहतर बने। आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे, रैपिड चेंजेस को पकड़ेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। बेटा सीयूईटी का पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं। सीयूईटी का पेपर पहले नहीं था, पहले मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता था। अब सीयूईटी का पेपर आ गया, बच्चा अपने आप को अपडेट करेगा, बच्चा अपने आप को एमसीक्यू के लिए तैयार करेगा। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपको मौका देता है हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव करने का, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसी वजह से आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा एंड सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिगो एक एयरलाइन वाली कंपनी है, जानते हो आपने, कभी कभी बैठे भी होंगे, एरोप्लेन वाली कंपनी है इंडिगो। इंडिगो एक एयरलाइंस का नाम है। अब इंडिगो ने सोचा कि यार कैसे पता लगेगा हमारे कस्टमर्स हमसे खुश हैं या नहीं है, एंड उनका क्या सूटेबल टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिगो से ऐसे थे जो डेली सफर करते थे, डेली मतलब भैया फ्रीक्वेंटली सफर करते थे। उन्होंने फीडबैक फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। इंडिगो को प्रिफर्ड टाइमिंग्स पता लग गई कि इस जगह से उस जगह जाने में, अब जरूरी नहीं कि मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात कर रहा हूं भैया, नेशनल ट्रेवल, दिल्ली टू मुंबई है तो इंडिया में ही, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू चेन्नई, तो इंटरनेशनल को छोड़ दो, इंडिया के अंदर उन्होंने फीडबैक भरवाया लोगों से अपनी प्रिफर्ड टाइमिंग्स के ऊपर कि सर अपनी आप प्रिफर्ड टाइमिंग बता दो। जब सारा डाटा आ गया, डाटा कंपाइल किया, उसको स्टडी किया, एनालाइज किया एंड देन डिसीजन लिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और उन्होंने कुछ चेंजेस लाए जिससे वो प्रिफर्ड टाइमिंग्स पे ज्यादा फ्लाइट चला सके और पैसा भी बनाए और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी अप हो। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी, वो चल रहा था बिजनेस इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और आज हम उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट कवर करने वाले हैं। आज जो बात होगी वो इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाली है। सारी कहानी इन दो इन्वायरमेंट के अगल बगल घूमती है, रिवॉल्व करती है, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। और सबसे पहले हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, पढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो और तरीके में डिवाइडेड होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो जिसके ऊपर आज की क्लास है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट सिंपल और आसान भाषा में समझिएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के हाथ में होता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के हाथ में नहीं होता है। ठीक। तीसरा, इंटरनल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो थोड़ा लिमिटेड पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पड़ता है। जैसे कि मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हो गया। अब किसी भी बिजनेस को हो सकता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो उनको बहुत फर्क पड़ा हो, पॉजिटिवली या निगेटिवली, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इफेक्ट पड़ा हो। ठीक है, तो वो कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा भैया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है,
तो उसका फर्क बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर पड़ेगा और बहुत लार्ज इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका इफेक्ट थोड़ा सीमित होता है, थोड़ा लिमिटेड होता है। अब कुछ बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करते समय। एक बिजनेस का काम होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को समझे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट को फर्क डालते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब यहां पे यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज मतलब उनके कुछ संस्कार, उनके आदर्श, उनके प्रिंसिपल्स, उनके उसूल्स। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, टाटा कंपनी का मान लीजिए वैल्यू है कि हम कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी गाड़ी की सर्विस अपने कस्टमर्स को देंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी अपने कस्टमर्स को देंगे, और जो ऐसी गाड़ी देंगे जो मजबूत हो, मतलब उनकी प्रोटेक्शन कर सके। आप जानते हैं टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। ऐसी गाड़ियां जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो, और ऐसी गाड़ियां जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली अफोर्डेबल हो। कस्टमर्स को प्रीमियम सेटिस्फैक्शन देने का वादा करती है टाटा कंपनी। तो भाई उनके कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है? कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन। तो वैल्यू सिस्टम मतलब आपके आदर्श, किस वैल्यू पे आप काम कर रहे हैं, किस वैल्यू के तहत आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, किन वैल्यूज पे आपको ध्यान देना है और कौन सी वैल्यूज आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सोशल वेलफेयर करना, पॉल्यूशन ना करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवा देना। ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज पे आप काम कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट देना मतलब फेयर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, प्राइसेस रीजनेबल रखना, बहुत ज्यादा हाई मत रखना। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे नमक बनाने वाली कंपनी है टाटा, अब टाटा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो टाटा का नमक है जो घर घर तक पहुंच रहा है, वो हर दुकान दुकान तक पहुंचे, मतलब अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अब नमक क्योंकि भैया बेसिक नेसेसिटी है तो 12 या 14 रुपए किलो मिल जाता है, एक पैकेट में आता है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है, एंड हर दुकान पे नमक मिलता है, ये उसकी अवेलेबिलिटी है। तो अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी का ध्यान देना। अगर कोई भी इंप्लॉय को कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी हेल्प करना, ये सारी किसी भी कंपनी की क्या हो जाती है, वैल्यू सिस्टम में आता है कि आपके क्या आदर्श हैं, क्या उसूल है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चों मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की। बेटा किसी भी कंपनी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक विजन और एक मिशन। सबसे पहले आती है बात विजन की। विजन मतलब होता है दूरदृष्टि। हम अपनी कंपनी को 20 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान, दैट इज विजन। अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन होता है शॉर्ट टर्म, कि भैया हम अपनी कंपनी में एक महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, या 2 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। यह है मिशन। 2 साल का मिशन, 3 साल का मिशन, 1 साल का मिशन। तो हर कंपनी को अपना विजन और मिशन दोनों ही पता होना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हर कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया 1 महीने में 2 लाख रुपए की सेल करनी है, 2 महीने में 4 लाख रुपए की सेल करनी है, 3 महीने में 8 लाख रुपए की सेल करनी है। तो वो उनके अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए विजन, आपका विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। बात करता हूं थर्ड की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर बैकग्राउंड, हर एक्सपीरियंस के लोग हैं। उन लोगों को संगठित करके रखना और कोऑर्डिनेट करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए जरूरी है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भी 4 तरीके के होते हैं। अगर मैं फॉर्मल वाइज देखूं तो भैया फॉर्मेलिटी वाइज देखूं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, है ना, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, बातचीत जो होगी वो फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, बेसिक स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपको ऑर्गेनाइजिंग में और ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। बस अभी आपको इतना समझना है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फंक्शन वाइज बात, जैसे भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, या आप कह लो भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को और लोगों को डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से तो उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हाँ भाई, बात कर लेते हैं, मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है, कितने हेल्दी इन्वायरमेंट में आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं।
है ना, आपका एनवायरमेंट हेल्दी है या नहीं, बेसिक फैसिलिटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं, जैसे कि पानी, जैसे कि वेंटिलेशन, जैसे कि आप समझ लो बेसिक नेसेसिटीज, प्रॉपर कैंटीन, प्रॉपर रेस्ट इंटरवल, आप उनको आराम करने का मौका भी दीजिए, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आराम करेंगे तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो भैया कहने का मतलब है कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। उसके बाद आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हो, आपके जो इंप्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है। अब इंप्लॉइज कैसे हैं, इंप्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आलसी तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसकी बात होती है। ठीक, लेबर यूनियन देखते हैं। लेबर यूनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ सामान प्रोड्यूस कर रही है तो फैक्ट्री जरूर चलाती होगी, कोई इंडस्ट्री जरूर चलाती होगी, वहां पे जो लेबर्स काम करते हैं उनके लिए यूनियन बना दी जाती है कि अगर लेबर्स को कोई दिक्कत हो तो वो अपने यूनियन लीडर से कह सकता है। अब लेबर यूनियंस आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, क्या कोई विद्रोह तो नहीं है आपका, मतलब आपका मतलब मैनेजमेंट का और लेबर्स का, अगर ऐसा कोई विद्रोह है तो उसका फर्क भी पड़ेगा, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। और लास्ट आता है फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कैसी है, अगर गुड क्वालिटी की है तो अच्छी बात है, बैड क्वालिटी की है तो उसको इंप्रूव करिए। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की बात करूं तो आज के डेट पे कोई भी कंपनी बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प के तो 2 कदम आगे बढ़ा नहीं सकती है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस करे चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस करे, टेक्नोलॉजी कदम कदम पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपके अंदर कैसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं है, इन सारी चीजों का फर्क हमारे बिजनेस पे पड़ता है। और ये सारी चीजें यकीन मानिएगा कंट्रोलेबल है भाई, ये कंट्रोल की जा सकती है, तुम्हारे हाथ में, तुम कंट्रोल करो या ना करो। ठीक है जी, ये हो गया आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर मैं इधर आ जाता हूं, और वैसे तो आज क्लास हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू इसका भी दे देता हूं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट जिनका इफेक्ट छोटे लेवल पे पड़ता है, और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट जिनका इफेक्ट लार्ज लेवल पे पड़ता है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो भैया बोर्ड्स के लिए ये जो टॉपिक है, ये आपके लिए, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि टॉपिक आना है, आना ही आना है, इसमें कोई भी शंका, कोई भी दो राय मुझे तो नहीं है, आना ही है। पिछले बहुत सालों से लगातार आता जा रहा है। अब हाँ, एमसीक्यू आ जाए, लार्ज क्वेश्चन आ जाए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से निकलते हैं लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन। यहां पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही टॉपिक है कि भैया टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिकल, ये सब इन्वायरमेंट कौन से होता है। अगर मैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो भैया देश की जो सत्ता किस पार्टी के पास है, वो जो सत्ता जिस पार्टी के पास है वो बिजनेस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीजें कहां आती हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। लीगल की बात करूं तो लीगल मतलब आता है बेटा कोर्ट का कोई ऑर्डर, किसी कमीशन का कोई ऑर्डर, जैसे भैया इलेक्शन कमीशन ने लगा दी धारा 144 तो वो लीगल ऑर्डर में आ जाएगा। किसी कोर्ट ने किसी प्रोडक्ट का को बनना बैन कर दिया हो, ठीक है, जैसे एसिड की बिक्री पे रोक लगा दी गई, कहा गया जो आधार कार्ड दिखाएगा उसी को एसिड मिलेगा, कोर्ट ने कहा था, तो लीगल इन्वायरमेंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो भैया आजकल आप जानते ही हो, है ना, आजकल पहले आज से 10 साल पहले साइबर कैफे वाले बहुत पैसा कमाते थे, क्योंकि इंटरनेट मार्केट में नई नई चीज थी और लोग जाते थे, अपना रेलवे का टिकट बुक कराना है, फॉर्म चेक करना है, फॉर्म भरना है, बच्चों का रिजल्ट देखना हो तो आदमी साइबर कैफे जाता था। आज किसी को साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में कंप्यूटर है। अब जैसे रेलवे की टिकट, भैया पहले खिड़की पे जाके स्टेशन पे जाते थे और खिड़की पे जाते थे जहां ट्रेन की टिकट बुक होती है, और वहां से टिकट लेके आते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए, आप फोन पे ही टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं भी जाना हो आपको, दुनिया में कहीं भी जाना हो, फोन पे टिकट बुक हो जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब ग्लोबल क्या चल रहा है भैया, पूरी देश दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर, उसका फर्क पड़ा, कैसे पड़ा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए, इंडिया में भी पेट्रोलियम के रेट हाई हो गए, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो भैया यहां पे ये हो जाता है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और ये हो जाता है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आपके कस्टमर कैसे हैं, ब्रांड लॉयल है कि नहीं है, उनके अंदर ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं है, ये देखना है। कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूं तो कोई ना कोई मेरा कॉम्पिटिटर तो होगा ही होगा, जैसे पेप्सी का कॉम्पिटिटर कोको कोला है ना, और आप कह दो अगर आइसक्रीम की बात करें तो मदर डेयरी का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, क्वालिटी वॉल्स। तो हर चीज में कंपटीशन तो है, डोमिनोज का कॉम्पिटिटर पिज्जा हट, हर चीज में कंपटीशन है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स का कंपटीशन बर्गर किंग। तो कॉम्पिटिटर्स आपके कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए, आप क्या कर रहे हो,
मार्केट कैसा है आपका, मार्केट मार्केट सैचुरेटेड है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, या आपकी मोनोपोली है आपके मार्केट में जैसे रेलवेज की। सप्लायर आपके कैसे हैं, कितने अच्छे सप्लायर हैं, आपको रॉ मटेरियल वगैरह देते हैं नहीं देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं कि नहीं देते हैं। लास्ट आता है आपका इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब होता है बच्चों कि जो आपके एजेंट्स हैं, जो बिचौलिए हैं, जो आपके प्रोडक्ट को होलसेलर से लेके, मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, वो कैसे हैं, या जो बिजनेस के आपके अदर पार्टनर्स हैं वो कैसे हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पूरा हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चार्ट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी गेस नहीं लगा सकते हो। आप जब पहला पेपर दोगे हाफ एलई प्री बोर्ड का, आपको बच्चों पता लग जाएगा कि ये चार्ट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट की सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो की सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक चार्ट में ही बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे छुपा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया कि क्या कुछ और हमको देखना है। सबसे पहले फर्म है, एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो जाए, स्टोर कर जाए, घर कर जाए अभी के अभी। सबसे पहले क्या आता है, हाँ भाई, तो सबसे पहले आता है आपका फर्म। फर्म में कौन कौन आता है, इंटरमीडियरीज पिंक वाला, मार्केट जो पिंक में पहले उसको पढ़ते हैं, इंटरमीडियरीज, मार्केट, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आती है और कॉम्पिटिटर्स आते हैं। मतलब कि ये मैक्रो इन्वायरमेंट है। फिर अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट में चले जाओगे तो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल और गवर्नमेंट, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी रहती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आज की जो हमारी क्लास थी उस तक सीमित रहते हैं। आज बात करने वाले थे इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द कल्चर। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कैसे हैं, काम कर रहे हैं नहीं अच्छे से कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कैसे हैं, इवेंट्स एंड फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीन वर्ड, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके पास ये पावर है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो इंफ्लुएंस कर सकते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ये एबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और खासकर अपने ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को तो बदल ही सकते हैं। भाई मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को कैसा बदला जा सकता है। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहां पे जो उसका मैनेजमेंट है वो हमेशा कहता है वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है, हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है, वहां के एम्प्लॉइज भी एक दिन उसको मानने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए अड्डा 24/7 की टीम में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों का सेटिस्फैक्शन। बच्चा सेटिस्फाइड रहे, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आए, ठीक है, और जो हम उसके लिए हेल्प कर पा रहे हैं, कोई शॉर्ट्स बना रहे हैं, कोई जनरल वीडियोस बना रहे हैं, वो उसको अच्छी लगे, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो वैल्यू सिस्टम कभी कभी क्या होगा कि भाई अगर बार बार मैनेजमेंट कहता रहेगा कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो हम भी ऐसा ही करने लगेंगे। मतलब एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बार बार कहने, रिपीटेडली कहने से ही चलता है। दोस्त फैक्टर्स आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, और ये सारे एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए ये बिजनेस के कंट्रोल में ही रहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक बार और देखते हैं कि यहां पे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बहुत ज्यादा देखता है कि भैया क्या आपका एनवायरनमेंट होगा इंटरनली। मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसा है अपने एम्प्लॉयज को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने को लेके। बिजनेस की क्या पॉलिसीज हैं, क्या कुछ पॉलिसीज में बिजनेस काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि आपके फिजिकल रिसोर्सेज, मैंने बताया ना अभी पिछले वाले चार्ट में, वो क्रीम वाले चार्ट में वहां पे लिखा था ना फिजिकल रिसोर्सेज, तो यही है कि फिजिकल रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, जितने अच्छे होंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज के फीचर्स कि ह्यूमन रिसोर्स आपके कैसे हैं क्वालिटी वाइज, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड आप कौन सा यूज करते हो, आप लेबर्स का यूज करते हो, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो, या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, कहां से मिलती है, ठीक। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कितना पार्टिसिपेशन है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सपर्ट्स होने चाहिए अलग अलग फील्ड के, है ना, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस को ग्रो करने में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेज करने में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉय से बातचीत करने में, तब जाके वो अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएंगे। इन सारी चीजों का और जितनी चीजें पीछे लिखी हैं इन सारी चीजों का
सीधा संबंध बनता है इंटरनल इन्वायरमेंट से। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, प्रभावशाली फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग पे फर्क डालते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है इन फैक्टर्स के ऊपर। बिजनेस जैसे चाहे इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो लगाम अपने हाथ से खींच भी सकता है और चाहे तो लगाम ढीली भी छोड़ सकता है। ढीली छोड़ेंगे तो नुकसान होना तय है, अगर लगाम पकड़ के रखेंगे तो फिर रेस जीतना तय है। इतनी सी बात है। इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बहुत इजी है, सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में, इंटरनल एनवायरनमेंट सेकंड वीडियो में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो भैया फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे क्लास पे, अपनी कॉपी पेन निकाल लो। क्या कह रहे हो, निकाल लिया? बड़े तेज हो रहे हो। तो यार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या बताना चाहते हो? ये जो आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है इसका कुछ सेंस बनता है। ये इस इंसान को देखिए, ये मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है। आपको इसी पीपीटी से, इस स्लाइड से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि ये किसी कंपनी का मैनेजमेंट है, ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता क्या है। बड़ी बेसिक सी बात है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण, ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल में हो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। तो एक्सटर्नल उसी का उल्टा हो जाएगा भैया, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाहरी इन्वायरमेंट होते हैं। इंटरनल मतलब भीतर और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। बाहरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसे हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, और उसके ऊपर बिजनेस का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, और ये भी कह सकते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बेटा देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड, वहां पे हमने पढ़ा था विद इन, यहां पे आ गया आउटसाइड फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन। ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस पे फर्क डालते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। एक बिजनेस को मस्ट एक्ट और रीच टू कीप अप इट्स फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो टाइप्स में और बांटे जा सकते हैं। पहला हो जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा हो जाता है मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब कि भैया ऑर्गेनाइजेशन ये है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, बाहर का जितना भी फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे फर्क डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं या कहते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्रीम कलर का चार्ट दिखाया था, वो चार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, उसको जब मर्जी पढ़ सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टाइप में सबसे पहला आता है द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑपरेशंस को फर्क डालता है, इफेक्ट डालता है, इंपैक्ट डालता है। इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ आ कंपनी। आ कंपनी मतलब एक कंपनी के ऑपरेशंस पे फर्क डालता है। यहां पे देखते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है, वो फैक्टर होता है जो जनरल फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर मतलब पहला कीवर्ड हो गया जनरल फैक्टर। ये मार्क इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप इन कीवर्ड्स को याद रखें और बोर्ड के पेपर में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने आंसर को लिखने में, जिससे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव बनेगा। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो जनरल फैक्टर्स होते हैं दैट अ बिजनेस टिपिकली हैज नो कंट्रोल ओवर, और जिसके ऊपर बेटा बिजनेस का कोई कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर, कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ गए? अब आप कहोगे सर एनवायरनमेंट तो हमेशा बदलता रहता है, वो आपने सिखाया था हमको। तो जब सर एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर अपना कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो ऐसे तो सर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, रिस्क लॉसेस देखने पड़ेंगे। नहीं बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता या सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी एबिलिटी के ऊपर अडॉप्ट करने की, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की। मैंने आपको बताया कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट चार तरीके की चीजें लाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट का ये मतलब है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, थ्रेट मतलब खतरा। जब इन्वायरमेंट बदलता है ना तो मौके भी आते हैं और खतरे भी आते हैं। अब आपको देखना है कि आप उन परिस्थितियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी में चेंज कर रहे हो या फिर खतरों में चेंज कर रहे हो।
समझ रहे हो? अगर आपने अडॉप्ट कर लिया बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ तो वो अपॉर्चुनिटी, अगर आप नहीं कर पाए तो वो थ्रेट यानी कि खतरा। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें कठिन जैसा नहीं है। माइक्रो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो 4-5 फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला कस्टमर्स। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं बेटा। कस्टमर्स, आप कस्टमर मान लीजिए कि है एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है, आईफोन। मेरे घर में सबके पास आईफोन है। बहुत से लोग होते हैं बोलते भैया मैं तो आईफोन ही चलाता था, मैंने कभी कोई और सैमसंग के बारे में सोचना भी पाप है मेरे लिए, मेरे पूरे घर में आईफोन चलाया जाता है। ठीक है, आजकल आईफोन भी बड़े अच्छे अच्छे चले भैया। ठीक है, सोने के आईफोन, जब से टेक्निकल गुरुजी ने कह दिया यूट्यूब पे कि भैया मेरे फोन में चांद का टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है, सोने के आईफोन, हीरे के आईफोन। अब भैया जो लोग आईफोन चला रहे हैं ना, वो एप्पल कंपनी के लिए ब्रांड लॉयल है, वफादारी है, वो एप्पल ही चलाएंगे, उनको और कुछ पसंद नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, फोन एप्पल का, लैपटॉप एप्पल का, ईयरपॉड एप्पल के, वॉच एप्पल की, और भी कुछ अगर हो तो सब एप्पल का हो, नहीं तो ना हो। नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो एप्पल का चलाएंगे। मतलब कस्टमर क्या है, ब्रांड लॉयल है। तो कस्टमर्स आपके कैसे हैं, आपकी ब्रांड के प्रति लॉयल है नहीं, इसका फर्क आपकी कंपनी में पड़ता है। ठीक, अब जिसको टाटा की गाड़ी पसंद आ गई सफारी, वो सफारी ही चलाएगा, उसको स्कॉर्पियो दे दो महिंद्रा की नहीं चलाएगा। तो कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है सप्लायर। भैया आपका सप्लायर कैसा है, सप्लायर का क्रेडिट पे सामान देना बहुत जरूरी है। भैया हमें बहुत जरूरत है, पैसे नहीं है हमारे पास, सप्लायर ने क्रेडिट पे सामान ही नहीं दिया तो और प्रोडक्शन रुक जाएगा ना, और लॉस होगा। वैसे भी लॉस चल रहा था, हमें पैसों की जरूरत थी, हमें सामान की जरूरत थी, लेकिन सप्लायर ने मना कर दिया कि हम भैया उधार पे सामान नहीं देंगे तुमको। अब लो अटक गया। अब तो जो प्रोडक्शन हो के पैसा कमाया जा सकता था, वो प्रोडक्शन भी बट्टे खाते में चला गया। क्यों? क्योंकि भैया उसने मना कर दिया। तो सप्लायर का बड़ा अहम रोल होता है। कॉम्पिटिटर की बात की जाए, मारुति टाटा कॉम्पिटिटर, पेप्सी कोको कोला कॉम्पिटिटर, मैकडोनल्ड बर्गर किंग कॉम्पिटिटर, डोमिनोज पिज्जा हट कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसका फर्क आपकी कंपनी में पड़ता है। कॉम्पिटिटर वीक है, कुछ नहीं करता, हटाओ यार, किनारे फेंको, हम अपनी कंपनी चलाते हैं, ठीक है ना, तब भी भैया आपका फायदा। पब्लिक की बात करते हैं, जनता में आपकी क्या राय है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, जनता आपके बारे में क्या सोचती है, मीडिया कवरेज आपकी कंपनी का कैसा है, क्या मीडिया आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है कि नहीं कहता। आप जैसे अडानी जी हैं, गौतम अडानी, आप जानते होंगे अडानी ग्रुप। अब नरेंद्र मोदी से बात हो गई कि भैया अडानी जी को आप मदद करते हो और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरी देश उनको बेच दे रहे हो। इधर अडानी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट भी आ गई, जिसके बाद क्या हुआ, पब्लिक रिलेशन बिगड़ गए, अडानी ग्रुप का मीडिया में नेगेटिव कवरेज हुआ और उसके बाद उनके शेयर के रेट गिर गए। हालांकि वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। पब्लिक में क्या इमेज है आपकी। और फिफ्थ आता है मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी कि एजेंट्स, एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स, जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। ऐसी कंपनियां जो हमको सर्विसेज देती हैं, वो कैसी हैं। अब उनका जो है बड़ा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं अपने बेसिक मेजर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आना ही आना है, ये आए बिना बोर्ड का पेपर बनेगा नहीं, सीबीएसई बोर्ड बनाएगा नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपके सामने ये खड़ा हुआ है, जो कि है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैक्रो इन्वायरमेंट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ लिया, आप आगे बढ़ते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बेटा इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ रहे होगे, जहां पे आपने नेशनल इनकम पढ़ी होगी, जहां पे आपने अभी तक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरे उधर की बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो वहां पे आपने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें अभी तक पढ़ी होंगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की जाए तो भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है। बेटा देश की इकोनॉमी, इकोनॉमी देश का पैसा, ठीक है, उसके बारे में इकोनॉमिक्स में बात होती है। पूरे देश का पैसा, इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, क्या कंडीशन है इकोनॉमिक की। अब इकोनॉमी का बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे। जैसे कि मान लीजिए आरबीआई ने कहा कि भैया आप जो है बैंक रेट हाई कर दो। बैंक रेट हाई होते ही कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना थोड़ा महंगा हो जाता है। लोन लेना महंगा हो जाएगा तो आप जो लोन लेने की सोच रहे होंगे, या तो उसका अमाउंट कम कर देंगे, या तो लोन लेंगे नहीं। अब लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। समझ गए बात को। तो इस तरीके की चीजों का फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पे, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, महंगाई दर बढ़ गई हो, ठीक है। चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम में चेंज हो गया हो। अब भैया जब लोगों की इनकम में चेंज होता है ना, तो मान लो कोई आदमी है जवार खा रहा है या बाजरा खा रहा है, इनकम बदली, अब वो आटा खाएगा, मतलब इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा। समझ रहे हो।
जिस इनकम बढ़ने पे क्या होता है, अब इनकम बढ़ी, आदमी पहले ऑल्टो चलाता था, अब वो सफारी में घूम रहा है, तो लोगों की इनकम, अब सफारी की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑल्टो की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो लोगों की इनकम चेंज हो रही है, इसका भी फर्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा, जहां पे आरबीआई अपनी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। प्राइस लेवल में कोई चेंज हुआ हो, ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनका फर्क हमें हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर ले तो कॉम्पिटिटर, डिमांड, मार्केट का साइज, सप्लाई, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चेन आपकी कैसी है, ठीक है। उसके बाद भैया बात कर लेते हैं फैक्टर्स इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, उसका फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर आपके ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहा है नहीं रख रहा है, इन सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के ऊपर। ये एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है कि देश में इकोनॉमिकली क्या कुछ चल रहा है, उसका फर्क पड़ जाता है बच्चों बिजनेस पे। जैसे कि कोरोना के टाइम पे इकोनॉमी बहुत वीक थी, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी। 2022 में अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिरा, जिसकी वजह से जो बाहर के निवेश करने वाले थे इन्वेस्टर्स से, उन्होंने इंडिया को वीक इन्वेस्टमेंट की जगह मानी, सारा पैसा खींच लिया, इकोनॉमी फिर बुरी हालत में चली गई। तो फिर भी और देशों के मुकाबले इकोनॉमी हमारी अच्छा भी कर रही है, चलो बुरा कर रही है, लेकिन अगर कंपैरिजन ना किया जाए तो बुरा कर रही है। कंपैरिजन करोगे तो अपना देश अच्छा लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है दुनिया में। तो इकोनॉमिकली जो फर्क पड़ता है और जो चेंज होते हैं उसका फर्क हमारे बिजनेस पे पड़ता है। बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की। आपका ये जो बिजनेस है, आपकी ये जो इंडस्ट्री है, आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो एम्प्लॉइज है, जो मैनेजमेंट है, वो कहां काम कर रहे हैं? वो इस देश में काम कर रहे हैं, वो इस देश का हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा है। इसी देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इसी देश के लोगों को सामान बेच रहे हैं, इसी देश के लोगों से पैसा कमा रहे हैं और इसी देश के लोगों के ऊपर खर्च कर दे रहे हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है सर जी। अब सोशल इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि हमारे देश के त्योहार, जैसे हमारे देश के फेस्टिवल्स, जैसे हमारे देश के कस्टम, जैसे हमारे देश के बिलीफ, हमारे देश में लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, हमारे देश में बदलता हुआ लाइफस्टाइल। आजकल इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कॉपी हो रहा है। वेस्टर्न कपड़े देख लीजिए, रील्स बनाने का फैशन देख लीजिए, टिकटॉक का फैशन देख लीजिए, ये इंडिया में कभी था नहीं, ये बाहर की कंट्रियों से कॉपी होता रहा है और होता रहेगा, ठीक है। वेस्टर्न फोर्सेस हैं ये फैशन को लेके। तो क्या कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, क्या कुछ लोगों के कस्टम बिलीफ में चेंज आ रहा है, दैट इज योर सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि भैया आजकल आपने देखा होगा, जब से कोई सेलिब्रिटी ब्लैक वाटर की बोतल लेके घूमने लगा तो सबको ब्लैक वाटर पीना है। आज के पहले ब्लैक वाटर को आदमी कहेगा गंदा पानी है, आज आदमी बोतल में ब्लैक वाटर खरीद रहा है 300-300 रुपए की। क्यों भैया? क्योंकि आजकल हेल्दियर बनने का बहुत ज्यादा क्रेज लोगों के अंदर है, दैट कम्स अंडर सोशल इन्वायरमेंट। जिमिंग करने का, मिनरल वाटर पीने का, टोबैको से दूर रहने का, डाइट कोक पीने का। तो चलो टोबैको से दूर रहना है तो अच्छी बात है, लेकिन लोग ओवर कॉन्शियस भी हो रहे हैं। खैर ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आती है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। जैसे कि कस्टम्स, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफ स्टाइल और वैल्यूज, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट कोक एक्सेट्रा हैज इंक्रीज। भैया मिनरल वाटर की बात की जाए, डाइट कोक की बात की जाए, आजकल इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। डिमांड ऑफ टोबैको कम हो गई है, फैटी फूड कम हो गई है, मतलब आजकल लोग बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। चाहे वो आपकी अवेयरनेस की बात हो कि भैया हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, अवेयरनेस का हिस्सा है। जैसे भैया अभी देखना होगा कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, सरकार ने बैन कर दिया। सरकार ने आग्रह भी किया कि घर से सामान लेने निकले, शॉपिंग करने निकले तो झोला लेके निकले। अब जो कंपनियां पन्नी बनाती थी, कोई ना कोई तो बनाता ही था, कोई ना कोई फैक्ट्री तो बनाती थी, वो हो गई भारी लॉस में। ये हो जाता है बेटा सोशल इन्वायरमेंट का। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला इन्वायरमेंट कौन सा है। जी हां, अगला इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी तो भैया पल पल बदल रही है, आप जानते हो। पहले लोग ट्रेडिशनल घड़ियां पहनते थे कुछ इस तरीके की, आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहनने लगे हैं कुछ इस तरीके की। तो भैया टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का मन बदला, आ गई आपकी डिजिटल या स्मार्ट वॉचेस। अब इनको कोई नहीं पहन रहा, ठीक है। तो डिजिटल वॉचेस का जमाना है। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस
आर्टिफिशियल फैब्रिक इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। अब भैया आजकल आर्टिफिशियल फैब्रिक मतलब मशीन से बनने वाले कपड़े आ गए। पहले लोग क्या करते थे, खादी और क्या कहते हैं सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करते थे। रेलवे की टिकट, एयरप्लेन की टिकट, जहाज की टिकट, कहीं की भी टिकट करानी, बस की टिकट करानी हो तो भैया आप ऑनलाइन करा सकते हैं। ये सब क्या है भैया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं ना बेटा देश दुनिया में, उसका फर्क हमारे देश पे पड़ता है एंड हमारे देश की कंपनीज के ऊपर पड़ता है। पता चला कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है, अब भैया वो उस लेवल का प्रोडक्शन कर नहीं पाएगी, क्वालिटी को बढ़ा नहीं पाएगी, क्वालिटी को बढ़ा नहीं पाएगी तो फिर नुकसान होगा, लॉस होगा। तो टेक्नोलॉजिकली भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। Businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए आप बिजनेसमैन शुड अपडेट हिज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हिज टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में एक कंपनी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मुझे आज की डेट में यह बता देना कमेंट करके कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका फोन नहीं कर सकता। हर चीज, ट्रेन की टिकट बुक करानी हो फोन, ओला फोन, उबर फोन, खाना मंगाना हो फोन, जीमेल फोन, फोन करना हो फोन, कैमरा फोन, मैसेज फोन, रेडियो, गाने, हर चीज भैया, हर चीज फोन पे हो रही। यहां तक कि अगर आपको जिम जाना है और जिम ट्रेनर के देने के लिए पैसा नहीं है, आप अपने फोन पे यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। अब इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो भैया, तो अब बात करते हैं अगले इन्वायरमेंट का। अगला इन्वायरमेंट क्या है जरा फटाफट से बताइए। एक तरफ यस वाले लोग हैं, एक तरफ नो वाले लोग हैं, क्या हो रहा है ये इन दोनों के बीच में, यस नो। किस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। अब आप समझ गए ना, दोबारा दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक तरफ यस एक तरफ नो। ये यस नो कहां चलता है भैया, पॉलिटिक्स में ही चलता है। जो लोग सरकार के पक्ष में वो यस, जो लोग विरोध में, विपक्ष में वो नो। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं ध्यान से समझिएगा बेटा। पॉलिटिकल, अब मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ की सौगात दी, बच्चे कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी भैया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे नहीं भैया, सौगात दी, मेन बात यह थी, उन्होंने सौगात मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्सिडी दी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सब्सिडी दी। बेटा सब्सिडी कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नरेंद्र मोदी ने दी, उनकी गवर्नमेंट ने दी। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने दी, नरेंद्र मोदी ने दी। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। क्या दिया, क्या उन्होंने, सब्सिडी दी। सब्सिडी से फायदा हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी से फायदा नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ने तो दे दी सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आदमी नेता का नाम सुनते ही कहता है अरे तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। भैया हमारे देश में जो सरकार है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, सबसे पहले तो यह आता है। दूसरी बात, सरकार का रुख बिजनेस के प्रति कैसा है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। रुख मतलब एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। ये हो गया, ये देखो, ये आपको याद करना है पहला, ये इनस्टेबिलिटी वाला। दूसरा याद करना है आपको एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा याद करना है आपको आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसेस को लेकर क्या सोचती है। एग्जांपल दे देता हूं भैया आपको, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, बहुत सारे विपक्ष के पार्टियों ने उनका विरोध किया, सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, संगठित हो गई और मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मोरारजी देसाई के आते ही मोरारजी देसाई ने कहा कोई भी कंपनी को आने नहीं दूंगा भारत में। कोको कोला बैन, आईबीएम बैन और ऐसी बहुत सारी कंपनियां बैन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई नहीं तो जो आपको इंडिया में डेवलपमेंट दिख रहा है अभी, वो आज से 20 साल पहले ही हो गया होता। ठीक है, 1991 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह 1991 की पॉलिसी लेके आए, तब जाके एलपीजी पॉलिसी आई जिसको हम लोग एनईपी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना गवर्नमेंट का, ये जो स्टेबिलिटी है ना गवर्नमेंट में, और ये जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टी की, इसका फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, तो पॉलिटिकल सिचुएशन का फर्क पड़ता है, वो हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नरेंद्र मोदी नहीं। ठीक है ना, तो आगे से कभी पेपर में नेता का नाम पूछ के कहा जाए तो उस पे जल्दी से हामी मत भरना। दोबारा बता दे रहा हूं कितने पॉइंट्स आपको याद करने हैं, यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दिस पीपीटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इन पावर, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी कि क्या सोचते हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी की नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है, जो राजतंत्र है वो कैसा काम कर रहा है स्टेट में,
ऐसे मैं कहूं कि भैया यूपी का राजतंत्र आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बुलडोजर बाबा के बारे में आप जानते ही, ठीक है। तो वो बिजनेसेस के प्रति उनका क्या, व्यापारियों के लिए उनका क्या नजरिया है। द फॉरेन पॉलिसी कैसी है हमारी गवर्नमेंट की, अच्छा ये आ गया द फॉरेन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट की कैसी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में है या नहीं है। साइड हो जा रहा हूं बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, हाँ ये बताओ यार किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर क्या मैं यहाँ पे कोर्ट को लाके मतलब लाने वाला हूं, नहीं भैया। यहां बात होने वाली है नेक्स्ट इन्वायरमेंट जो कि है लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। लीगल इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है बेटा, जरा नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट, मतलब एक लाइन में खत्म कर दूंगा बात को। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट, भैया गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया हो, यहां ऑर्डर ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हो किसी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल और स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्डर दिया हो, ठीक है, किसी कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ने लगा दी धारा 144, तो वो आ जाएगा लीगल इन्वायरमेंट में। कोर्ट का अगर कोई जजमेंट हो, भैया ये मत पूछना कोर्ट कौन सा, बेटा कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कोई कोर्ट, किसी एजेंसी का कोई ऑर्डर है, ये सारी चीजें कहां आ जाती हैं। अच्छा एक और बच रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑर्डर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर हो, जैसे बेटा हर जिले का वो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। अब प्रशासन का कोई ऑर्डर, एग्जांपल इसका दे देता हूं मैं आपको प्रशासन के ऑर्डर का। ठंडियों के टाइम पे छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, कौन ऑर्डर देता है, डीएम बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरी भाषा में डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरी भाषा में आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ऑफिसर, ठीक है, वो देता है ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी मान्य है, वो आता है लीगल इन्वायरमेंट में। तो भैया लीगल इन्वायरमेंट में अगर कोई ऐसा हो गया कि ऑर्डर दे दिया गया आपकी कंपनी के लिए नहीं, मतलब पूरे देश में अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हो गया जिसका फर्क आपकी कंपनी को भी पड़ा, तो लीगल इन्वायरमेंट उसे कहेंगे। जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट मतलब यानी कि शराब का, मदिरा का एडवर्टीजमेंट करना मना है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सर हमने तो देखे हैं टीवी पे, देखे तो हैं अल्कोहल के, शराब के एडवर्टीजमेंट हमने देखे तो हैं नहीं बेटा, आपने उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखा है जो शराब बेचती है। शराब का एडवर्टीजमेंट वो कर ही नहीं सकते, अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट वो कर ही नहीं सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर किंगफिशर अपनी बात बताना चाहे, कि भैया हम अल्कोहल का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं कर सकते, वो ऐड करेंगे मिनरल वाटर के नाम से करेंगे, वी आर मेकिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ, डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ किंगफिशर मिनरल वाटर, समझ रहे हो। हाँ अब दोनों कंपनी का नाम एक है, किंगफिशर, तो इनडायरेक्टली प्रमोशन हो जाता है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। बेटा एक कंपनी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, कोई किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट हो, एक कंपनी को प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि हाउ वी विल मैनेज, हाउ वी विल स्टडी एंड एनालाइज ऑल दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ताकि हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना हो और हम आसमान की बुलंदियों को छू सके, मतलब ऊंचाइयों को छू सके। कैसे छुएंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके, थ्रेट्स को दूर भगा के, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के और वीकनेसेस को कम करके, स्वॉट एनालिसिस ये आपको करनी पड़ेगी। तो भैया इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साझेदारी बना के रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, फॉर व्यूइंग दिस सेशन। आई होप कि बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर छोटा ही था और वो आज यहां समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा एंड इसका वन शॉट भी आएगा तो वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा, जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ।